नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद डॉक्टर चौहान सर में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर लेजिस्लेटिव। चैप्टर जो लेजिस्लेटिव है ये हमारे एनसीईआरटी मतलब अगर बात करें सीबीएसई रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो न्यू सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हमारा थर्ड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, सेकंड हमारा इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव एंड थर्ड हमारा जो है लेजिस्लेटिव में आ जाता है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव हमारे ये चैप्टर बढ़ते जाएंगे। तो स्टार्ट हम कर रहे हैं लेजिस्लेटिव से। लेजिस्लेटिव को लेजिस्लेचर को हम हिंदी में बोलते हैं विधान पालिका। विधान पालिका अब क्या है, चलिए इसको समझते हैं और स्टार्ट करते हैं। विधान पालिका, जब भी लेजिस्लेचर की बात होती है तो हमारे दिमाग में दो तरह की लेजिस्लेचर बात आती है। इसको हम समझ लेते हैं। पहला है हमारा सेंट्रल यानी कि केंद्रीय, केंद्र, एंड दूसरा है स्टेट जिसे हम बोलते हैं राज्य, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बोलता है कि एक्सप्लेन अबाउट द लेजिस्लेटिव, तो आपने लेजिस्लेचर की बात करें तो फाइनली आपने सेंट्रल पे ध्यान देना है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव में अगर हम बात करें तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो बनती है वो पार्लियामेंट से बनती है। पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट में दो हाउस है हमारे। अब दो हाउस कौन से हैं हमारे ये जानते हैं। तो दोनों हाउस में एक है हमारा लोकसभा, दूसरा है हमारा राज्यसभा। राज्यसभा और लोकसभा, अगर राज्यसभा लोकसभा की बात करें तो लोकसभा को इंग्लिश में हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ द स्टेट, लोकसभा को लोअर हाउस भी बोलते हैं और राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस। लोकसभा नॉन परमानेंट हाउस है और राज्यसभा परमानेंट हाउस है। चलिए पहले फिलहाल इतने पे ही बात करते हैं, उसके बाद इसको रब करके आगे की तरफ हम चलेंगे। लोकसभा राज्यसभा की बात हो रही थी। लोकसभा जो है हमारा इसे इंग्लिश में हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाउस ऑफ द पीपल किसको कहते हैं, तो वो है लोकसभा। यानी लोकसभा को हम हिंदी में लोकसभा कहते हैं, इंग्लिश में हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं। इसको लोअर हाउस भी बोलते हैं, ये नॉन परमानेंट हाउस है। राज्यसभा की बात करें तो इसको इंग्लिश में काउंसिल ऑफ द स्टेट बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं और ये परमानेंट हाउस है। ठीक है, अब दिमाग में ये आता है कि सर लोअर हाउस और अपर हाउस को कैसे पहचानेंगे। तो सिंपल फंडा है, L फॉर लोकसभा एंड L फॉर लोअर। ठीक है ना, यानी L आपको दिख जाएगा, L मतलब लोकसभा, L मतलब लोअर हाउस। तो जाहिर सी बात है L फॉर लोकसभा, L फॉर लोअर हाउस हो रहा है तो दूसरा अपर हाउस ही होगा। ठीक है, यानी हिंदी में इसको लोअर हाउस को बोलते हैं निम्न सदन और राज्यसभा के जो अपर हाउस को बोलते हैं उसे बोलते हैं उच्च सदन। ये नॉन परमानेंट हाउस है लोकसभा, यानी अस्थायी सदन है, और ये परमानेंट सदन है राज्यसभा वाला। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में आगे हम जान लेते हैं। इतने तरह से बताते हैं क्योंकि फिर हमारा जो नीचे तक का कैमरा कवर नहीं कर पाएगा। फिलहाल लोकसभा के ऊपर हम बात करेंगे, चलते हैं। लोकसभा डायग्राम को देखते जाइएगा। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के अंदर मैक्सिमम 550 मेंबर्स हो सकते हैं। अच्छा, इसको पहले आपको मैं प्रीवियस में लिख सकता हूं। पहले इसके अंदर मैक्सिमम 552 सदस्य हो सकते थे, लेकिन 545 होते थे। मतलब जो चुनाव होता था, इलेक्शन होता था, मतलब 552 तो मैक्सिमम हो सकते हैं, इतने हो सकते हैं, लेकिन थे कितने 545। इसमें से माइनस अगर हम 2 कर दें तो 543, यानी जो इलेक्शन होता था पहले वो किस पे होता था, वो होता था आपका 543 पर इलेक्शन होता था। और ये दो थे, ये नॉमिनेटेड थे, ये थे नॉमिनेटेड, यानी प्रेसिडेंट इनको नॉमिनेट करता था। लेकिन अब जो क्या है, और इनको बोलते थे हम एग्लो इंडियन, इनको बोलते थे एग्लो इंडियन।
लोकसभा में जो 2 पर्दे नॉमिनेट किए जाते थे पहले, उन्हें एंग्लो इंडियन बोलते थे, उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर हम रिसेंटली बात करें तो रिसेंटली ये जो 2 पर्सन एंग्लो इंडियन जो नॉमिनेट प्रेसिडेंट करता था अकॉर्डिंग टू मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अब इसको खत्म कर दिया गया है। अब सीधा सीधा 542 की बजाय 550 सीटें हो सकती हैं और जो इलेक्शन होता है वो होता है 543 पर। 543 पर इलेक्शन होता है, राइट। तो आपको इसमें होगा 543 पे इलेक्शन होता है, यानी आप 2 एंग्लो इंडियन जो था पोजीशन प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट वो खत्म कर दिए गए। तो 543 का इलेक्शन होता है। लोकसभा के ड्यूरेशन की बात करें तो इसका 5 इयर्स, 5 साल का इसका ड्यूरेशन होता है लोकसभा का। लोकसभा को 5 साल से पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है क्योंकि ये नॉन परमानेंट हाउस है, इसे भंग किया जा सकता है 5 साल पहले भी, ठीक है। तो 5 साल का इसका ड्यूरेशन होता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी बात करें तो एलिजिबिलिटी वही है, भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर ना हो और पागल या दिवालिया ना हो। एज की बात करें तो मिनिमम 25 इयर्स ओल्ड, यानी कि 25 साल का कम से कम होना चाहिए बंदा, यानी जो 25 साल का है वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं, ये सिर्फ समझाने के लिए था। ये पहले पोजीशन चलता था, अब नहीं चलता, अब एंग्लो इंडियन यहां से खत्म हो चुके हैं। तो अगला क्या कह रहा है भाई, ये समझिए। फिर 550 सीटें मैक्सिमम हो सकती है, 543 पर इलेक्शन होता है, 5 साल का ड्यूरेशन है। एज क्राइटेरिया लोकसभा के मिनिमम 25 इयर्स रखा गया है, 25 साल का एज मतलब चुनाव लड़ सकता है इसके अंदर। अब मेन चीज है कि जिस भी पार्टी की लोकसभा में ज्यादा सीटें जीतती है उसी पार्टी की क्या बनती है, गवर्नमेंट बनती है, और उसी पार्टी का क्या बनता है, पीएम बनता है, प्राइम मिनिस्टर। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि लोकसभा में 550 सीटें मैक्सिमम हो सकती है, लेकिन 543 है। इलेक्शन उन्हीं पे होता है, पूरे 5 साल के लिए होता है। एक साथ ये आते हैं और एक साथ चले जाते हैं। मिनिमम 25 साल एज चाहिए इसके लिए। और जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के लोकसभा में ज्यादा कैंडिडेट जीतते उसी पॉलिटिकल पार्टी का गवर्नमेंट बनती है। इसको एक स्टेप और ले लेते हैं, एक काम करते हैं। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं एमपी, एमपीएलएस, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा। और जिस पार्टी के ज्यादा कैंडिडेट लोकसभा में जीतते हैं उसी पार्टी की क्या बनती है, गवर्नमेंट। और जिस पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी जाहिर सी बात है भाई उसी पार्टी का पीएम भी होगा, सही ना। सरकार चुनेंगे। अब सरकार बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, सरकार बनाने के लिए आधे से ज्यादा, यानी कि मान लें हम 543 है तो 273 या 4 के आसपास जो है, यानी ये जो क्राइटेरिया है, बात करें 543 273, यानी 273 सीटें लगभग जो जीत लेता है, जिस पार्टी की आ जाती है उस पार्टी की क्या बन जाती है, सरकार बन जाती है, गवर्नमेंट बन जाती है, और उसी पार्टी का क्या बनता है, पीएम बनता है, राइट। आपको यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा फाइनली। अब इसके अंदर आगे क्या पोजीशन है कि जरूरी नहीं है कि 573 जो सीटें हैं वो सिंगल पार्टी को मिले। भाई हो सकता है कि एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर के, यानी कि मान लो फॉर एग्जांपल कि जैसे हम बात करते हैं एनडीए की बात करते हैं या यूपीए की बात करते हैं। तो एनडीए क्या है, यूपीए की बात करें यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी कि कांग्रेस प्लस का मतलब कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां, कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां मिलकर एक अलायंस तैयार करती है, इसका नाम होता है यूपीए। यानी कि अगर कांग्रेस 273 का आंकड़ा पूरा नहीं कर पा रही है और उसका अलायंस अगर वो आंकड़ा पूरा कर रहा है, यानी एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिलकर तैयार करती है, तो वो भी सरकार बनती है। लेकिन ऐसी गवर्नमेंट को बोलते हैं कोलैबोरेशन गवर्नमेंट, यानी गठबंधन की सरकार, ठीक है। ऐसी एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, तो इसे भी हम कोई कहेंगे बीजेपी प्लस कहते हैं इसे, यानी कि अगर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां मिलकर के अगर ये आंकड़ा पूरा करती है तो जाहिर सी बात है वो भी गवर्नमेंट कैसी कहलाती है, कोलैबोरेशन। यानी कि जरूरी नहीं है कि बीजेपी के साथ में इसके अलायंस शामिल हो और भी कोई पार्टी शामिल हो तो कोलैबोरेशन गवर्नमेंट कहलाती है। लेकिन अगर बीजेपी अपने आप में ये आंकड़ा पार कर लेती है तो उसे कहते हैं फुल फ्लैश मेजॉरिटी, यानी कि अपने ही दम पर मेजॉरिटी हासिल कर लेना। तो अभी हमने 2 बार की गवर्नमेंट देखी है, एनडीए 3, एनडीए 4, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी बने, देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बने दूसरी बार। तो दोनों बार बीजेपी ने अपने ही दम पर
ये 273 का आंकड़ा, यानी कि इससे कई ज्यादा सीटें इन्होंने हासिल कर लिया, अप्रॉक्स 300 सीटें इन्होंने पार किए बीजेपी ने अपने दम पर, तो उसे कह रहे हैं फुल फ्लैश मेजॉरिटी। लेकिन इससे पहले जो गवर्नमेंट थी वो कोलैबोरेशन गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, जो कांग्रेस की जो यूपीए की जो सरकार थी, यूपीए 1 और 2, वो कोलैबोरेशन गवर्नमेंट थी, गठबंधन की सरकार थी, इसमें प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह बने थे। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा लोकसभा के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। हमने बताया था कि ये वाला जो हाउस है वो नॉन परमानेंट हाउस है, नॉन परमानेंट हाउस है। अब जब ये नॉन परमानेंट हाउस है तो इसमें जाहिर सी बात है कि 5 साल के लिए तो है ही नहीं है, यानी कि इसको क्या है कि ड्यूरेशन तो इसका 5 इयर्स रखा ही गया है, 5 साल का है, लेकिन 5 साल से पहले भी इसको डिसॉल्व कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति इसको भंग करता है। राष्ट्रपति कैसे भंग करता है कि 273 का, मैंने कहा ना कि जिस भी पार्टी के ज्यादा कैंडिडेट जीतते हैं उस पार्टी की सरकार बनती है। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस आंकड़े को नहीं छू पा रहा या कोलैबोरेशन की यानी गठबंधन की सरकार भी नहीं बना पा रहा, फुल फ्लैश मेजॉरिटी भी नहीं ले पा रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, लोकसभा भंग हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो 5 साल से पहले भी भंग हो सकती है, इसीलिए इसको नॉन परमानेंट हाउस बोलते हैं, ठीक है ना, अस्थायी सदन, राइट। चलिए अगला है हमारा राज्यसभा। राज्यसभा को मैंने बताया था, इसे काउंसिल ऑफ द स्टेट कहते हैं, काउंसिल ऑफ द स्टेट। अच्छा, इलेक्शन की हमने बात करी थी कि इलेक्शन होता है इसका, और इलेक्शन में, इसके इलेक्शन में जो वोट डालती है लोकसभा के इलेक्शन में, वो डालती है पब्लिक, यानी कि आम जनता वोट डालती है। कौन सी आम जनता? जो बंदा 18 साल या उससे ज्यादा के हैं वो सभी लोकसभा के चुनाव में वोट डालते हैं। राज्यसभा की अब बात करते हैं हम। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ द स्टेट कहते हैं, इसे अपर हाउस भी कहते हैं। इसके अंदर मैक्सिमम 250 यानी 250 मेंबर हो सकते हैं, लेकिन अभी 245 है। अब इस 245 में अगर हम बात करें तो 245 में से -12 233, यानी 233 का तो इलेक्शन होता है, 233 पे तो इलेक्शन होगा। और ये जो 12 मेंबर है इनको हम बोलते हैं नॉमिनेटेड, यानी ये नॉमिनेटेड होते हैं किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो इनको नॉमिनेट करते हैं। अभी 245 मेंबर है, 12 नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, 33 तो 233 जो है उनका इलेक्शन होता है, राइट। राज्यसभा को परमानेंट हाउस बोलते हैं, ये हमारा परमानेंट हाउस है। अब ये परमानेंट हाउस क्यों है, इसको कैसे परमानेंट हाउस कहते हैं? मैंने कहा कि अभी लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, बट राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं कर सकते, भंग नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि इसके एक साथ बंदे सारे आते ही नहीं। लोकसभा क्या है कि 543 पे इलेक्शन होना है, तो एक ही साथ सबका 543 का इलेक्शन होना है, जबकि राज्यसभा के 233 मेंबर्स का इलेक्शन कभी एक साथ होता ही नहीं है, ठीक है। और इसके एक साथ सारे बंदे आते हैं, सारे मेंबर्स आते हैं और सारे मेंबर चले जाते हैं। नेम अगली चीज क्या है, राज्यसभा के मेंबर्स को भी एमपी बोलते हैं, लेकिन इनको बोलते हैं एमपीआरएस। एमपीआरएस का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, और इनको बोलते हैं एमपीएलएस यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा। इसके लिए क्राइटेरिया डाल लेते हैं। राज्यसभा का क्राइटेरिया क्या है? राज्यसभा का क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इसका जो ड्यूरेशन है वो 6 ईयर का, यानी 6 साल का इसका ड्यूरेशन होता है। और मिनिमम एज क्या है इसकी? 30 रखी गई, मिनिमम एज 30, यानी कि 30 साल का बंदा जो है वो इसमें चुनाव लड़ सकता है। अब याद करने का तरीका क्या है? जैसे बताया था, लोकसभा लोअर हाउस है, राज्यसभा अपर हाउस है, तो भाई लोअर अपर हाउस है, बड़ा है, तो ठीक है भाई इसको कुछ फालतू दे देते हैं। फालतू जैसे लोकसभा के इलेक्शन 5 साल के लिए हो रहे हैं, तो ठीक है भाई तुम्हें एक फालतू देते हैं, तुम 6 साल तक रह लो। मिनिमम एज यहाँ 25 रखी गई है, तो यहाँ 30। सिंपल फंडा ऐसे याद करने का, आप ऐसे याद कर सकते हो। तो यहाँ 25 है तो यहाँ 30 कर दो कि भाई ठीक है अपर हाउस है तो ज्यादा ही होगा, ये सोच करके। तो 30 साल यहाँ पे है, तो मिनिमम एज क्या हो सकती है इसकी? 30 है, उससे 30 साल तो मिनिमम है। कितनी भी एज का बंदा राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। परमानेंट हाउस है, परमानेंट हाउस कैसे बनता है ये देख लीजिए। इसका क्या है कि कभी भी 233 का इलेक्शन एक साथ नहीं होता, इसके एवरी 2 ईयर हर 2 साल के बाद इसके 1/3 मेंबर जो होते हैं
वो रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह कोई नए बंदे आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, और ये राज्यसभा को क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट के आधार पर इसका इलेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान ले दिल्ली, एग्जाम्पल दे रहे दिल्ली में इलेक्शन हुए 2018 में, 18 में इलेक्शन हुए। मान लो यूपी के अंदर 2020 में हुए। आगे बात करें हरियाणा में अगर 2022 में इलेक्शन हुए, तो अब इनके ड्यूरेशन की बात करें 6 साल का ड्यूरेशन है। तो दिल्ली में जब 18 में इलेक्शन हुए तो दिल्ली के एमपीओ के 6 साल कब पूरे हो जाएंगे, 2024 में, राइट। 24 में इसके हो जाएंगे, और इसके कब हो जाएंगे, 26 में हो जाएंगे, क्योंकि यूपी में 2020 में होंगे, तो 6 साल इसके 26 में होंगे। इसके कब हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे 2028 में। तो हमने ये देखा कि जो एमपी 2018 में आया था राज्यसभा का मेंबर उनके, वो 24 में रिटायर हो जाएगा, और जो 20 में आया था वो 26 में रिटायर हो जाएगा, जो 22 में आया था वो 28 में रिटायर हो जाएगा। 6 साल पूरे ड्यूरेशन अपना लिया ना उन्होंने। तो इसीलिए कहते हैं कि इसके राज्यसभा के मेंबर एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में 1/3 मेंबर इसके रिटायर होते हैं और उनकी जगह नए मेंबर आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दोबारा नहीं आ सकते, अगर वो दोबारा भी आ सकते हैं, अगर वो दोबारा या तो मतलब पार्टी उनको इलेक्शन लड़ा दे, जिता दे, लिया है, तो वो दोबारा भी आ सकते हैं, नहीं तो मतलब अपना ड्यूरेशन पूरा करने के बाद तो चले ही जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करें मोदी जी की बात करें, मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो पहले जो उनका टाइम पीरियड था, उन्होंने टाइम पीरियड तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे, देन दोबारा उन्होंने चुनाव लड़ा, जीतने बाद दोबारा उनकी सरकार बनी, तो प्राइम मिनिस्टर दोबारा बन गए। एज इट इज जो एमपी 2018 में मानव बना था राज्यसभा का, तो अगर वो दोबारा से चुन के आ जाता है तो वो दोबारा 6 साल तक रहेगा, राइट। तो हमने यहाँ 2-2 साल का गैप देख लिया। तो इसको बोलते हैं परमानेंट हाउस, यानी कि राज्यसभा की जो साइकिलिंग है वो कंटिन्यू चलती रहती है, कंटिन्यू वो साइकिल चलती रहती है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में इसके मेंबर रिटायर हो जाते हैं और नए बंदे आ जाते हैं, 1/3 मेंबर इसके जो रिटायर होते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको परमानेंट हाउस बोलते हैं और इसको बोलते हैं नॉन परमानेंट हाउस। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें हम, तो जैसे लोकसभा के मेंबर जो हैं, मतलब जिसकी भी सरकार बनती है, जिसकी भी, ये ध्यान रखिएगा, जिसकी भी गवर्नमेंट बनेगी, उस गवर्नमेंट से कुछ मिनिस्टर्स वगैरह चुने जाते हैं और उसी गवर्नमेंट से कुछ स्पीकर, यानी कि लोकसभा के स्पीकर की बात करें तो स्पीकर चुना जाता है, और ये स्पीकर अपने में से किसी एक मेंबर को, यानी लोकसभा के अंदर जिस पार्टी की सरकार बनती है, वो पार्टी की सरकार के लोग अपने में से किसी एक मेंबर को लोकसभा का स्पीकर चुन लेते हैं, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुन लेते हैं उसको। वहीं राज्यसभा के अध्यक्ष की बात करें तो राज्यसभा का अध्यक्ष कोई एमपी या अपने में से चुना हुआ बंदा नहीं होता, बल्कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, ठीक है ना। और राज्यसभा के अगर हम इलेक्शन की बात करें, बोर्ड यहां तक आ रहा है ना, आराम से विजुअल है, ठीक है। राज्यसभा के इलेक्शन की अगर हम बात कर लें तो राज्यसभा के इलेक्शन में स्टेट के एमएलए वोट डालते हैं, इसलिए, ठीक है ना, स्टेट के एमएलए वोट डालते हैं। आ रहा है यहां तक विजुअल है ना, ठीक है, गुड। तो क्या है, राज्यसभा के जब भी इलेक्शन होते हैं, यानी 233 का जो इलेक्शन हो रहा है, 233 लोगों का इलेक्शन हो रहा है, इन 233 लोगों के इलेक्शन में स्टेट वाइज उस स्टेट के एमएलए, यानी दिल्ली के अंदर इलेक्शन होगा राज्यसभा की सीटों पर, तो दिल्ली के स्टेट के एमएलए, और अगर यूपी में होगा तो यूपी के स्टेट एमएलए, हरियाणा में होगा तो हरियाणा के स्टेट एमएलए, यानी जिस स्टेट में राज्यसभा के सीटों पर इलेक्शन हो रहा है, उस स्टेट के एमएलए उसमें वोट डालेंगे, तो स्टेट के एमएलए वोट डालते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज ये नोट रखिएगा कि जिस भी स्टेट में जिसकी गवर्नमेंट होगी, जिस पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट होगी, उसी पार्टी के मैक्सिमम बंदे क्या हैं, वो किस में पहुंच जाएंगे, एमपी बन के राज्यसभा में पहुंच जाएंगे। एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको, जैसे एग्जाम्पल दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में राज्यसभा की 3 सीटें हैं, और दिल्ली में सरकार किसकी है, दिल्ली में सरकार है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की। 70 विधायक है, 70 विधायकों में से मेरे ख्याल से 67 के आसपास उनके अपने हैं,
तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट उनकी, विधायक भी सबसे ज्यादा उनके हैं, और जब एमएलए को ही वोट डालना है राज्यसभा के एमपी में, तो इसलिए राज्यसभा यानी दिल्ली की 3 राज्यसभा सीटों पर तीनों के तीनों जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के, वो तीनों आम आदमी पार्टी के हैं। ऐसे ही अगर गवर्नमेंट यूपी की बात करें तो वहां पे योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो वहां पे सबसे ज्यादा एमएलए जाहिर से बीजेपी के जीते हैं, तभी तो योगी आदित्यनाथ यूपी के चीफ मिनिस्टर बने। तो जब यूपी में अगर एमपी राज्यसभा के एमपी का इलेक्शन होगा तो जाहिर सी बात है वहां से सबसे ज्यादा एमपी राज्यसभा में बीजेपी जाएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि स्टेट के एमएलए जो वोट डालते हैं राज्यसभा के एमपी के चुनाव में, ये डिपेंड करता है कि वहां की सरकार किसकी है। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की वहां गवर्नमेंट होती है, वहां पे राज्यसभा के एमपी उसी पार्टी के जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं, बल्कि जाते भी हैं। ठीक है ना, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और राज्यसभा के जो चेयरमैन बताया कि राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं, यानी तो वो हमेशा कौन होते हैं, ऑलवेज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन माने जाते हैं। और आपका राज्यसभा का ये सारा क्लियर हो गया। एक बार छोटा सा वर्बली आपको रिवाइज कर देता हूं। लोकसभा की बात करें, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं क्योंकि जनता इसमें वोट डालती है। इसे लोअर हाउस भी बोलते हैं, ठीक है। इसके एमपीज को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा बोलते हैं। 550 मेंबर हो सकते हैं, 543 है एट प्रेजेंट, 543 पर इलेक्शन होता है। सरकार बनाने के लिए 273 चाहिए होते हैं। 273 जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को मिल जाते हैं उसकी सरकार बन जाती है, और अगर नहीं मिलते तो कुछ पार्टियां, एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर के सरकार बनाती हैं। ऐसी सब पार्टी को कहते हैं, ऐसी सरकार को कहते हैं कोलैबोरेशन गवर्नमेंट, यानी गठबंधन की सरकार। और कोई पार्टी अपने दम पे सरकार बना लेती है तो उसे बोलते हैं फुल फ्लैश मेजॉरिटी गवर्नमेंट, और उसी पार्टी का पीएम बनता है। नॉन परमानेंट हाउस है, 5 साल के लिए 5 साल का ड्यूरेशन होता है, उससे पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है। मिनिमम एज 25 साल। राज्यसभा की बात करें, अपर हाउस है, काउंसिल ऑफ द स्टेट बोलते हैं, परमानेंट हाउस है, 250 मैक्सिमम सीटें हो सकती हैं। वर्तमान में एट प्रेजेंट 245 है, जिसमें से 12 नॉमिनेटेड है प्रेसिडेंट के द्वारा। अब ये 12 मेंबर होते कौन है जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है? तो ये वो लोग होते हैं जिन्हें लिटरेसी में, कल्चर में, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा स्थान प्राप्त होता है। तो ऐसे लोगों को प्रेसिडेंट अपने हैंड पे, मतलब अपने विवेक से, अपनी इच्छा से क्या करता है, नॉमिनेट करते हैं। जैसे हम बात करें, जया बच्चन है, सचिन तेंदुलकर है, या और भी लोग हैं, वो राज्यसभा के जो मेंबर बने वो नॉमिनेटेड हैं, ठीक है। तो 233 का नॉमिनेटेड हो गए 12 मेंबर। 233 पे इलेक्शन होता है। इस इलेक्शन का ड्यूरेशन जो है वो 6 ईयर का है। चुनाव लड़ने के लिए 30 साल की एज चाहिए। परमानेंट हाउस है। ये जो चुनाव में वोट डालते हैं वो स्टेट के एमएलए होते हैं। स्टेट के एमएलए आप डिपेंड याद करता है कि भाई किस पार्टी के हैं। जिस पार्टी की सरकार गवर्न स्टेट में होती है उसी पार्टी के एमपीज भी राज्यसभा में ज्यादा पहुंचते हैं। एवरी 2 ईयर, हर 2 साल के बाद इसके 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, उनकी जगह नए मेंबर आ जाते हैं। ये पूरा का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर था जो आपको समझना था। पार्लियामेंट, अभी लेजिस्लेटिव की बात करें, मैंने कहा पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव सेंट्रल में, सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल में पार्लियामेंट में 2 हाउस हैं, लोकसभा, राज्यसभा। अब इससे आगे हम बात करने वाले हैं। फिलहाल तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में जो क्वेश्चन हमें जानने हैं वो जानने हैं वर्क एंड पावर ऑफ द लोकसभा, वर्क एंड पावर ऑफ द राज्यसभा। देन उसके बाद हमें जो देखना है वो वेरियस टाइप ऑफ बिल, यानी कि हम बात करें टाइप ऑफ बिल की बात करेंगे कि बिल कितने तरह के होते हैं। जैसे बिल 2 तरह के हैं, गवर्नमेंट बिल, प्राइवेट बिल, और उसमें भी कई तरह के, मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है, अमेंडमेंट बिल है, बहुत सारे बिल हैं। तो उन बिलों पे हम चर्चा करेंगे और ये बिल कैसे पार्लियामेंट से पास होते हैं और कहाँ जाते हैं, ये सारी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और बिल को पास कराने का प्रोसीजर क्या होता है, ये सारी चीजें, वर्क एंड पावर पढ़ने वाले हैं। ये टोटली जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हमारा पार्ट 1 में यही था, बेसिक स्ट्रक्चर, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का लेजिस्लेटिव था ये। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट्स लिख के डाल सकता है। हम उस डाउट्स को बहुत क्लियर करेंगे, 100% क्लियर करेंगे। लाइक, सब्सक्राइब या बेल आइकन के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ, क्योंकि मेरा मोटिव ये होता है कि मेरी वीडियो हर उस बच्चे तक पहुंच जाए जो कि ट्यूशन फी या फिर अपना फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में रहता है, अपना पढ़ाई करे। बस हमारा मकसद ये है कि बेस्ट हर घर तक, हर गांव तक, हर जगह तक एजुकेशन को पहुंचाना। मोटिव सिर्फ यही है, बच्चों को वो एजुकेटेड करना। क्योंकि एजुकेशन की बात करें, शिक्षा ही एक ऐसी चाबी है जिससे सारे ताले खुल जाते हैं। तो इसलिए शिक्षा
बहुत जरूरी है, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, हम मिलेंगे पार्ट 2 के अंदर। आप जुड़े रहिए अपने खुद के यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर चौहान साहब के साथ में। मैं हूं आपका टीचर डॉक्टर महेश चौहान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की जय।